नमस्कार दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज देखिए हिंदी का दूसरा चैप्टर होगा, इसका नाम है वर्णमाला। देखिए वर्णमाला बहुत ही कंफ्यूजन वाला चैप्टर है। कहीं अल्पप्राण रहता है, कहीं महाप्राण रहता है, कहीं अंतस्थ व्यंजन रहते हैं, कहीं उसमें व्यंजन रहते हैं, कहीं मुख से बोला जाता है कोई ध्वनि, कोई ध्वनि बोली जाती है दांत से, कोई ध्वनि बोली जाती है नाक से। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं आज वर्णमाला इस तरीके से करवाऊंगा, इस सरल भाषा में करवाऊंगा कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए वर्णमाला है क्या? वर्ण धन माला, फूलों की माला होती है। फूलों को एक क्रम में पिरोकर रख दिया जाता है तो उसे फूलों की माला कहते हैं। उसी प्रकार जब वर्णों को एक क्रम में रख दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। और वर्ण होते क्या है? वर्ण या ध्वनि। ठीक है, देखिए भाषा ही सबसे छोटी इकाई है, वर्ण या ध्वनि। कब वर्ण होता है ये, कब ध्वनि होती है? जब हम बोलते हैं तो उसे ध्वनि कहा जाता है, जैसे कि कब। लेकिन जब किसी को लिख दिया जाता है तो इसे वर्ण कहते हैं। यदि पूरा का लिखेंगे तो ये वर्ण नहीं है, ये फिर अक्षर बन जाता है। ठीक है, देखिए अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, यहीं से शुरुआत होती है किसी भी भाषा की। जैसे हिंदी है, हिंदी में वर्ण से ही शुरुआत होती है भाषा की। वर्ण के बाद वर्ण से ही अक्षर बनते हैं। जब का धन आ, क आ, इस प्रकार ये ध्वनि हुई और लिखित रूप में है तो यही वर्ण कहलाने लगे। का और आ मिलता है तो ये बन जाता है का। देखिए जी अक्षर, अक्षर से बनता है शब्द या इसी को कहा जाता है पद। जब का धन मा धन ला मिल जाते हैं तो शब्द बन जाता है, शब्द कमल हो गया। देखिए जब अकेला होता है ये शब्द, किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तो तब ये शब्द कहलाता है। लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो यही पद कहलाने लगता है। इसीलिए शब्द को ही पद कहा जाता है। बस अंतर इतना है, अकेला है तो शब्द है और वाक्य में प्रयोग है तो फिर पद है। और कई पदों को मिलाकर पद बंध बनता है। पदबंध का मतलब है पदों को बांधकर लिखा जाना। जैसे कि नीला कमल, इसे ना तो आप शब्द कह सकते हैं क्योंकि ये शब्द बस नहीं है, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। ना इसे आप वाक्य कह सकते हैं क्योंकि ये पूरा वाक्य नहीं है, इसमें पूर्ण विराम नहीं है। तो जी इसमें दो पद हैं या दो शब्द हैं तो ये पद बंध कहलाएगा। ठीक है, पद बंध को मिलाकर उपवाक्य बनता है। ठीक है, आगे उपवाक्य के बारे में बताऊंगा मैं, एक अलग से चैप्टर है इसका। और इसके बाद वाक्य बनेगा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनियों को मिलाकर अक्षर बनता है, जैसे क और आ, इसको मिलाएंगे तो अक्षर बनेगा। कई अक्षरों को मिलाकर शब्द या पद बनता है। कई पदों को मिलाकर क्या बनता है, जैसे इसमें नीला और कमल मिला दिया, पदबंध बन गया। इसके बाद उपवाक्य बनता है, इसके बाद वाक्य बनता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में कितने स्वर
कितने व्यंजन होते हैं और कितने वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। अब देखिए उच्चारण के आधार पर, पहले उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल 45 वर्ण होते हैं, ठीक है, जिसमें 10 स्वर होते हैं तथा 35 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इसमें कि 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलाकर इस प्रकार 52 हुए, ये दोनों मिलाकर 45 वर्ण हुए। अब देखिए उच्चारण के आधार पर तो 45 ही है, लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण हो जाते हैं। यहाँ 10 स्वर हैं, यहाँ 3 स्वर और बढ़ जाते हैं। तो कौन से वो स्वर होते हैं लेखन के आधार पर? एक ऋषि होता है, एक अंग होता है और एक आहा होता है। ये इसमें 3 बढ़ जाते हैं लेखन के आधार पर। लेकिन उच्चारण मतलब क्या होता है? बोलना। बोलने के आधार पर यदि ऋषि को बोलेंगे तो स्वर क्या होता है? एक ध्वनि में निकलता है, जैसे कि आ। लेकिन ऋषि जो है वो एक ध्वनि में निकलता है, इसलिए इसे लेखन के आधार पर तो लिख दिया जाता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर इसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अंग में आ शामिल है, इसी कारण के उच्चारण में नहीं शामिल किया जाता है। तथा आहा में भी आ शामिल है। तो लेखन के आधार पर तीनों को शामिल किया जाता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर शामिल नहीं किया जाता है। तथा 4 संयुक्त व्यंजन देखिए कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब जिसे जोड़कर बनाया गया हो, तो इसमें आते हैं छत्र, त्र और ज्ञ तथा स्र। देखिए छत्र है जी, आपका छत्री किससे मिलकर बनता है? जी बनता है आपका का हलंत प्लस सा। आपको का में हलंत जरूर लगाकर कहना है जब भी उच्चारण करना है। छत्री किससे बनता है? तो का हलंत और सा, क्योंकि पेपर में एक ऑप्शन में आपका पहले में दिया था का प्लस सा, दूसरे में दिया था का हलंत प्लस सा। तो बहुत से लोग गलती से जल्दबाजी में का प्लस सा लगाते हैं, लेकिन का प्लस सा नहीं है, का हलंत प्लस सा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए त्रा किससे बनता है? इसमें साफ समझ में आ रहा है, ता हलंत प्लस रा, त्र। ज्ञा जा हलंत प्लस इंज्ञ तथा स्रा, सा हलंत प्लस रा। एक बार आ चुका है स्रा, उसमें सरौता वाला सा दिया था पहले ऑप्शन में प्लस रा, तो याद रखना है ये वाला सा है आपका, ये सरौता वाला सा नहीं आएगा, ठीक है, सरजम वाला सा आएगा। तो छत्र का हलंत प्लस सा, त्रा ता हलंत प्लस रा, ज्ञा जा हलंत प्लस इंज्ञ और स्रा सा हलंत प्लस जी रा। ये याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा बनता है इससे। अब देखिए स्वर बताए थे सामान्यतः 13 होते हैं, उच्चारण के आधार पर हैं 10 माना गया है, ठीक है। अब देख लीजिए आप संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्त मतलब बताया था मैंने, ये ना जोड़कर बनाया जाता है। इसमें आते हैं ए, आई, ओ और आओ।
देखिए ए किससे बनता है? ए बनता है आ धन ई से। जब आप कहेंगे ए तो ए का उच्चारण निकलेगा। और एक आई किससे बनता है? आधन इश जी आय हो जाता है। अब देखिए ओ बनता है आधन ऊ से, आधन ऊ से, ठीक है। और आ बनता है आधन ओ से, ठीक है। याद रखिएगा ये हुआ और ओ हुआ, ये गुण संधि के हैं। और आय आओ वृद्धि संधि में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके संयुक्त स्वर। कभी कभार आ जाता है, बताइए संयुक्त स्वर कौन से हैं जिन्हें संयुक्त रूप से बनाया जाता है? जैसे आ और ई, इसमें आपका बड़ा और बड़ी भी आ जाती है, इससे मिलकर भी आपका ए बन जाता है। और छोटा आय और ए, या बड़ा ए या बड़ा आय मिलकर आपका आय बनता है। छोटा ऊ को मिलाकर ओ बनता है, या छोटा बड़ा ऊ, इनको मिलाकर भी आपका ओ बन जाएगा। और छोटा और ओ को मिलाकर आ बनता है। जैसे आप इसको कहेंगे ना आ और ओ, तो आ और ओ में आप गैप नहीं करिए, सीधे कहिए आओ बन जाता है। देखिए उच्चारण से ही समझ में आता है, आ और ओ को मिलाकर आओ बनता है, आओ। यहां आप कहेंगे औ, ओ का उच्चारण निकल रहा है, देखिए, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि उच्चारण के आधार पर कभी जीभ के द्वारा बोला जाता है, कभी उच्चारण काल के द्वारा, इन पर क्या असर पड़ता है और कैसे बोले जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। देखिए अब देखिए मात्रा का मतलब आप लोग जानते हैं, छोटा बड़ा की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा। और उच्चारण काल का मतलब है जैसे उच्चारण करते हैं हम, तो किसी में कम समय लगता है, काल का मतलब समय होता है, किसी में ज्यादा समय लगता है, उसे कहते हैं उच्चारण काल, ठीक है। यही मात्रा, यही आपको उच्चारण काल होता है, क्योंकि मात्रा दो प्रकार की होती हैं, एक ह्रस्व एक दीर्घ, यानी एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। तो छोटी में आपको कम समय लगेगा और बड़ी मात्रा में आपको ज्यादा समय लगेगा, यानी कि छोटी मात्रा का उच्चारण काल कम होगा और बड़ी मात्रा का उच्चारण काल ज्यादा होगा। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। इसमें एक प्लस स्वर भी आ जाता है, लेकिन हमेशा जब भी पेपर में आए मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं स्वर, तो दो ही लगाना है आपको, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जी वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, यही आया था। बताइए उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फिर भी प्लुत स्वर देख लीजिए आप। ह्रस्व स्वर में वो आते हैं जिनमें कि कम समय लगता है, जैसे कि आ, देखिए इसमें कम समय लगता है आ, बल्कि दीर्घ स्वर इसमें बड़ा आएगा, आ, इसमें छोटी ई और इसमें बड़ी, इसमें छोटा ऊ इसमें बड़ा ऊ। फिर ए आय ओ आओ, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर में आ ई उ
और दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ आते हैं। अब देखिए प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब होता है बहना। जब भी हम किसी भी अक्षर को खींचते हैं तो वहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, जैसे कि राम। जब भी किसी को बुलाने के लिए संबोधन किया जाता है तो वहां पे प्लुत स्वर आता है। जैसे आपने किसी को बुलाया, मान लीजिए आपका दोस्त है, आप दूर से चिल्ला रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, तो आप बाद वाले अक्षर को खींच देंगे थोड़ा, तो वो प्लुत के रूप में प्रयोग हो जाएगा, यानी कि वो अक्षर बहता जाएगा, लहर के साथ लहरा जाएगा, इसलिए उसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब देखिए इसमें एक और आ जाएगा ओ, क्योंकि हिंदी का अक्षर नहीं था, हिंदी का स्वर नहीं था, इसलिए मैंने शुरुआत में से शामिल नहीं किया है। तो ये आपका है अंग्रेजी का स्वर है, लेकिन ये दीर्घ स्वर में आता है ओ। अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है हमारी जीभ का कौन सा भाग प्रयोग होता है। जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है, जैसे ये आपकी जीभ है, इसमें आप ये हुआ अग्रभाग, ये हुआ मध्य भाग और ये हुआ पश्च भाग। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले अग्रभाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा पश्च भाग। देखिए अग्रभाग में छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय, याद रखिए आप, ई, ए, आय। इसे देखिए कैसे याद रखेंगे। अग्रभाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। जब हम मिर्ची ली और मिर्ची जीभ के अग्रभाग में छुड़ा दी तो व्यक्ति क्या कहेगा, ई। ठीक है, और ई कहता हुआ वो भागेगा, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, ए कहाँ जा रहा है, तो वो कहेगा पानी पीने जा रहा हूं। तो इस तरीके से आप याद रखिए, जब भी मिर्ची लगेगी आगे वाले भाग में तो ई निकलेगा और ए दूसरा व्यक्ति कहेगा। ठीक है, याद हो गया होगा। अब देखिए मध्य भाग, इससे बोला जाता है छोटा आ। आ होता है वो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। इसके अलावा जो भी बचेंगे वो पश्च भाग में आ जाएंगे, जैसे कि बड़ा आ, ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, आओ तथा ओ। ठीक है, अग्रभाग से ई, ऐ और मध्य भाग से आ, पश्च भाग से आ, उ, ओ, आओ, औ। केवल आपको 2 याद रखना है, जो बकाया बचे वो तीसरे में आएंगे। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया कैसे याद रखना है, दूसरा मध्य भाग से केवल छोटा आ बोला जाता है बस, और पश्च भाग से जो भी बकाया बचेंगे। इससे आपको पेपर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा पक्के से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें याद हो रही होंगी। धन्यवाद।